एक्सपायरी के हफ्ते की आज से होगी शुरुआत और इसके पहले फिर से फोकस में है जियोपॉलिटिकल टेंशन। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन बड़ा तनाव है उत्तरी कोरिया को लेकर, जिसके अमेरिका से रिश्ते लगातार कड़वे हो रहे हैं। अभी क्यों बड़ी तल्खी और जंग की आशंका कितनी गहरा चुकी है? घरेलू मोर्चे पर रिलायंस के अलावा नतीजों वाले कौन से शेयर देंगे बाजार को दिशा? एक्सपायरी वीक में कमाई के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति? ये सब कुछ बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में, लेकिन बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और उत्तरी कोरिया में तनाव बढ़ने से ग्लोबल बाजारों के मिले जुले संकेत। कोरिया ने अमेरिकी बेड़े को डुबाने की दी धमकी। बुधवार को ट्रंप के टैक्स रिफॉर्म्स के ऐलान पर होगी बाजार की नजर। टीसीएस और इन्फोसिस पर अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा लॉटरी सिस्टम में ज्यादा टिकट डालकर गलत तरीके से हासिल करती हैं H-1B वीजा। शेयरों में आज दिख सकता है दबाव। वित्त मंत्री ने अमेरिका में उठाया वीजा मामला। वॉशिंगटन में CNBC TV 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वित्त मंत्री, अमेरिका का संरक्षणवाद गलत। 1 मई से शुरू होगा जीएसटी पोर्टल का ट्राई रन। सरकारी कंपनी ITI को जीएसटी सपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। शेयर में दिख सकती है तेजी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले फोम बनाने के केमिकल पर 5 साल के लिए लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। चुनिंदा एक्रिलिक फाइबर्स पर भी ड्यूटी लगाने का विचार। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। राज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पेश करेगा अपनी तिमाही नतीजे। मार्च तिमाही बेहद अच्छी रहने की उम्मीद। GRMs पर रहेगी सबकी नजर। और आज रहेगा अल्ट्राटेक के नतीजों का इंतजार। मुनाफे में करीब 2% की गिरावट की उम्मीद। मार्जिन पर भी दबाव। वायदा कारोबार के एक्सपायरी के हफ्ते की आज से करेंगे शुरुआत और बाजार है बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर और साथ ही ढेर सारी खबरें ग्लोबल मार्केट से। क्या होगी ट्रेडिंग रेंज, कैसे ट्रेड करें आप बताएंगे आपको। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं। आपका स्वागत है। और जॉइंडरे कैपिटल सर्विसेज के अविनाश गोरक्षकर कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। सबसे पहले SGX निफ्टी जो करीब 7 बजे के आसपास 20 पॉइंट ऊपर था, 5 पॉइंट ही ऊपर रह गया, लेकिन हरे निशान में बना हुआ है। और एशियाई बाजारों में जो अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। शंघाई अब करीब 1.25% नीचे है। हांगकांग जो 7 बजे करीब 150 पॉइंट ऊपर था, अब 40-45 पॉइंट ही ऊपर रह गया, लेकिन हरे निशान में। और बाकी एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लीजिए। पहले ये तीनों के तीनों बाजार ऊपर थे और अब थोड़े से नीचे होते, यानी एशियाई बाजारों में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्कापन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को हालांकि यूएस के मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। बयानबाजी नॉर्थ कोरिया को लेकर चल रही है अभी भी। ये बताइए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर अमेरिका जो बुधवार को बड़े टैक्स रिफॉर्म्स का ऐलान करने वाला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? ट्रेडर्स को कौन से क्यूज देखने चाहिए? दोनों ही हेमंत, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से नॉर्थ कोरिया वाला, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई एक्शन होगा, कोई बड़े बयान आएंगे, तुरंत बाजार का नी जर्क रिएक्शन होगा। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बुधवार को जो ट्रंप साहब कहने वाले हैं वो ज्यादा अहमियत रखेगा कि अमेरिका में वो किस तरह के टैक्स रिफॉर्म्स लाते हैं और उसके बेसिस पर अमेरिकी बाजार कितना और खुश होता है। अभी तक जो ग्लोबल मार्केट्स नहीं गिर रहे हैं, अमेरिकी बाजार इतनी तमाम बयानबाजी और एक्शन के बावजूद नहीं गिर रहे हैं, जो कि अमेरिका ने सीरिया पर लिया, अफगानिस्तान में लिया, लगातार कोरिया धमकी देते आ रहा है, उसके बावजूद ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। तो सिर्फ इसी वजह से कि पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के टैक्स रिफॉर्म्स पर हैं और अगर ये टैक्स रिफॉर्म्स उम्मीद के मुताबिक होते हैं, और ऐसे में मेरा ये मानना है अगर ग्लोबल मार्केट्स को कमजोर होना भी है तो बुधवार के बाद ही होंगे जब ये टैक्स रिफॉर्म्स का ऐलान हो जाए। चाहे ऐलान होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या फिर उम्मीद के मुताबिक टैक्स रिफॉर्म्स ना आए, तो मुझे लगता है उसके बाद गुरुवार का सेशन हमारे लिए ज्यादा अहमियत वाला होगा। लेकिन अब से गुरुवार तक 3 दिन और हैं और इन 3 दिनों में अगर यही बयानबाजी चलती रहे, हेमंत, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, कोरिया ने कोई एक्शन कर दिया तो उस पर तुरंत रिएक्शन होगा। तो एज ए ट्रेडर आपकी दोनों जगह नजर होनी बहुत जरूरी है। पोजिशनल ट्रेडर्स को गुरुवार पर नजर रखनी चाहिए, वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी होगी, और जो डे ट्रेडर्स हैं
या जो ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहते हैं उन्हें हेजिंग जरूर रखनी चाहिए इस बाजार में। बिल्कुल, चलिए हेज करके चलिए। और ये हफ्ता बड़ा हफ्ता भी है, एक्सपायरी का हफ्ता है। और आप सोच रहे होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात हम नहीं कर रहे, तो वहां से कोई खराब खबर दरअसल है नहीं। तो जो जीत रहे हैं वो दरअसल चाहते हैं कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन में बना रहे। तो वो एक अनसर्टेनिटी कम से कम खत्म होती हुई जो कि रविवार को फर्स्ट फेज की जो पोलिंग हुई है उससे निकल कर आया है। तो वहां से कोई घबराहट की जरूरत नहीं। घबराहट की बात तो जो हम बता रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका को लेकर ही है। लेकिन फिर आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना जाए, क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी जाए? हेमंत, जो शुक्रवार को कहा था उस रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, और वो ये था कि देखिए 9100 के नीचे या 9200 के ऊपर इसके बाहर क्लोजिंग मिलना जरूरी है, और वो शुक्रवार को भी नहीं हुआ। तो 8 सेशन हो गए लगभग जो हम इस रेंज में फंसे हुए क्लोजिंग बेसिस पर। हाँ, इस रेंज को थोड़ा सा नीचे की तरफ बार बार निफ्टी तोड़ रहा है, लेकिन 9007 का लो बनाया है। 9100 के नीचे जब भी जाते हैं थोड़ी 25-50 पॉइंट की कमजोरी बनती है, लेकिन फाइनली बंद होते होते बाजार फिर से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है एक्सपायरी का हफ्ता है, बहुत सारी इवेंट्स हैं, उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच मुझे उम्मीद यह है कि जो टाइम वाइज करेक्शन इस 100 पॉइंट की रेंज में बाजार में क्लोजिंग बेसिस पर हो रहा है वो करेक्शन पूरा हो जाएगा। इस हफ्ते बाजार एक निर्णायक दिशा के तौर पर डायरेक्शनल मूव देने की तैयारी में है। अब वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जिस तरफ मूव हो उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग रणनीति को एडजस्ट कर लेना है। ऊपर की तरफ होगा तो सिर्फ इस वजह से कि शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी डेटा ऊपर लेकर जाएंगे। नीचे की तरफ मूव आएगा तो इस वजह से ग्लोबल मार्केट के संकेत या खबरें कोई नेगेटिव आए। तो ये दो ट्रिगर हैं जो बाजारों को डायरेक्शन देंगे। तो जब तक 9100 9200 की रेंज में निफ्टी बंद हो रहा है, दिन के दौरान भले ऊपर नीचे चला जाए, लेकिन जब तक इस रेंज में बंद हो रहा है तब तक एक तरह से कह सकते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है या फिर रिस्की ट्रेडिंग जोन है। अब आपको करना क्या है, अगर 9200 के ऊपर बंद हो तो फ्रेश तेजी करें और बड़ी तेजी करें। एक्सपायरी तक के लिए आपको फिर और 100-150 पॉइंट आराम से मिलेंगे। लेकिन अगर आप 9100 के नीचे बंद हो तो फिर आपको थोड़ा सा और रिस्क बढ़ती हुई दिखेगी, जो कि निफ्टी को 9000-9025 तक नीचे की तरफ ले जा सकती है। तो ये दो लेवल्स पर नजर रखें। और साथ ही बैंक निफ्टी यहां पर भी लगातार पिछले हफ्ते 3 बार ऐसा हुआ कि 21,400 के बेहद बैंक निफ्टी उसके नजदीक पहुंचा है, लेकिन 21,400 पर लगातार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में आपको बैंक निफ्टी जब तक 21,400 के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की जरूरत नहीं। 21,400 के नीचे अगर क्लोज हो तो फिर आप बैंक निफ्टी में और बैंकिंग शेयरों में तेजी की पोजीशन में न रहे, पूरी तरह से निकल जाएं। उसके बाद होगा ये कि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर हो जाएगा निफ्टी के मुकाबले में। तो बैंक निफ्टी के लिए 21,400 क्लोजिंग बेसिस पर मेक और ब्रेक लेवल है। करना क्या है, निफ्टी अगर आज कमजोर शुरुआत हो 9100 के आसपास या इसके नीचे मिले, खरीदिए। 9050 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ 9175 टारगेट होगा। दूसरा तरीका यह कि मजबूत शुरुआत हो, ऊपर आप पहले पहुंच जाएं तो 9175 के आसपास शॉर्ट करें, 25 पॉइंट की रिस्क लेकर 9100 के टारगेट के लिए दोनों तरफ मौके मिलेंगे ट्रेडिंग के, और लेवल से ट्रेड करें। ना आए तो कोई जरूरी नहीं कि ट्रेड करना है, छोड़ दें। बैंक निफ्टी यहां पर 21,500 के नीचे खरीदारी के मौके देखें। 21,350, 21,400 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 21,650 और 21,750 के ऊपर के टारगेट के लिए सेक्टर्स जो पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं, मेटल्स में थोड़ी उछाल की संभावना दिख रही इतनी गिरावट के बाद। इंफ्रा स्टॉक्स मजबूत नजर आ रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स, कैश मार्केट के स्टॉक्स जो कि आप कह सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पर जबरदस्त एक्शन दिखेगा। कमजोरी अगर होनी है तो आईटी और फार्मा थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के मूड में रह सकते हैं। बिल्कुल। तो मिड कैप्स कौन से हैं जो कमाल आज दिखा सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा शुक्रवार को कहा था आईटीडीसी सर्किट लगा सकता है, 20% का अपर सर्किट वहां पर लगा था। आज कौन सी सरकारी कंपनियां हैं जो एक्शन में रहने वाली है, सब पर बात करेंगे आगे। लेकिन पहले बात करते हैं वागले साहब से कि आज वो निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए निफ्टी पर क्या कॉल है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। कोई भी हल्का सा भी बेरिशनेस नहीं है। ओके। और ये लेवल पे है ओवरसोल्ड जोन जिसको हम कहते हैं, 9100 के नजदीक है। तो अगर करेक्टिव मूव आती है तो लेना चाहिए। 9060 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 9210 अपसाइड भी दायरा सीमित है। मुझे नहीं लगता है कि 9200 ब्रेक करके वन वे मूव आएगा, वो तो नहीं होने वाला इतने जल्दी। तो 91 92 ये रेंज में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में हमको खेलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी 21,400 21,700 ये रेंज है। और बैंक निफ्टी थोड़ी सी मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है। आईसीआईसीआई एक्सेस ये वीक है। इनफैक्ट हम फ्राइडे को बात कर रहे थे, मुझे याद है अनिल जी ने आफ्टरनून शो में कहा था
HDFC बैंक बहुत पॉजिटिव था, नंबर्स क्या शानदार है। हाँ, तो एक पेयर ट्रेड बन सकता है, हम आगे इसकी बात करेंगे। ओके, तो वो कौन सा पेयर ट्रेड होगा? HDFC बैंक का तो हिंट दे दिया है, कौन से बैंक को शॉर्ट करना चाहते हैं वागले साहब, लेकिन ये बताइए कितने बाय कितने सेल हैं आज? 3 बाय 1 सेल है। चलिए 3 बाय है, तो तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। कौन से वो बाय कॉल्स हैं उस पर भी बाद में बात करेंगे। अविनाश गुरश्कर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी जानेंगे उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। माइक अप होके तैयार हो चुके हैं, लेकिन पहले बात करते हैं FIIs और DIIs के डेटा की। और देखिए 978 करोड़ रुपीस की FIIs ने बिकवाली फिर से करी है, तो कोई नई बात नहीं है, FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। DIIs की तरफ से आपको 1132 करोड़ रुपए का एक बड़ा बाय का फिगर दिखेगा, लेकिन इसमें डालमिया भारत और मैक्स लाइफ की ब्लॉक डील्स का एडजस्टमेंट भी है। कैसे देख रहे हैं आंकड़े आप? डेटा ये ठीक है, इतने बुरे नहीं है, और FIIs की बिकवाली के बावजूद कैश मार्केट में घरेलू फंड्स की खरीदारी ज्यादा है, जो हमारे लिए अच्छी, लेकिन आंकड़े थोड़े से वायदा कारोबार के खराब है, खासतौर से इंडेक्स फ्यूचर्स के 1238 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स FIIs ने बेचे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है मुझे डेटा में, एक्सपायरी के हफ्ते के पहले आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स का बड़ा नहीं है, सिर्फ 91 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली के आंकड़े के साथ FIIs का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो कहीं न कहीं एक संकेत मिल रहा है, और वो ये है कि वो अपनी तेजी की पोजीशन कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब भी बाजार ऊपर आता है, ऊपर टिके रहने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही, तो जब तेजी मिलती है तो FIIs अपनी तेजी की पोजीशन को कम करने का मूड बना रहे हैं। बजाय इसके क्यों होना ये चाहिए कि जनरली एक्सपायरी के हफ्ते में होता है कि अगर आप तेजी देखें और बाजार ऊपर जाता हुआ दिखे, तो फिर आप एक बार अपनी शॉर्ट कवरिंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बजाय फ्रेश शॉर्ट बनाने के या तेजी की पोजीशन कम करने के। अभी तक FIIs वैसा सोच नहीं रहे, तो क्या ये उनका ट्रेड करने का तरीका एक्सपायरी के हफ्ते में बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह से ठीक है, क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है बाजार, ट्रेडर्स भी थक रहे हैं और FIIs भी थक रहे हैं, डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। तो फिर ऐसे में अगर आपकी शॉर्ट है तो भी ज्यादा लंबा उसे होल्ड करने में फायदा नहीं, लॉन्ग है तो भी फायदा नहीं। तो FIIs ने मूड ये बनाया है कि जो इंडेक्स में उनकी लॉन्ग पोजीशन है उसे हल्का करेंगे, लेकिन स्टॉक्स में बिकवाली उनकी बरकरार है। बस सामने जब तक घरेलू फंड्स की खरीदारी है तब तक बड़ी गिरावट का डर नहीं है, लेकिन डेटा ऐसे भी नहीं कि आपको आसानी से 9200 के पार निकाल दें, ऐसे भी नहीं है कि बहुत तेज गिरावट हो जाए, तो न्यूट्रल्स हैं। ओके, चलिए डेटा काफी न्यूट्रल है। पूछते हैं वागले साहब से आज उनके 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। वागले साहब बताइए आपके 2 टॉप पिक्स क्या हैं आज के लिए? हेमंत, आप कुछ गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे थे, मैंने MMTC चुना है। अच्छा, वो भी आज हमारी टीम में था। अच्छा, तो सरकारी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है लगातार। पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, वीकली और डेली और वीकली, मतलब ये 2-3 दिन के लिए लिया जा सकता है, 2-3 हफ्ते के लिए लिया जा सकता है। 15 से 20% अपसाइड मुझे लगता है। 6450 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 72। ये 3 से 4 दिन का व्यू है। ओके, दूसरा है बजाज हिंदुस्तान, जो फ्राइडे को भी हमने बात की थी, आपने कहा था उसके बाद 10% 7% की रैली के बाद 12-13% और भागा था ऊपर ये था। तो किसने लिया है, और फ्रेश लेने के लिए भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वीकली पैटर्न इसका थोड़ा सा लंबा रहा होगा, 2 से 3 हफ्ते का। 1550 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 24। तो जहां सरकार का एक्शन है, देखिए बजाज हिंदुस्तान में भी CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की सरकार यहां पर बड़ा काम कर सकती है। खासतौर पर योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बड़ी नीति लाने की योजना बना रहे हैं, तो ये शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। MMTC में भी तेजी देखने को मिलेगी, और ITDC में तो आपने देखा ही, शुक्रवार को 20% का अपर सर्किट पर जाकर उस शेयर ने समाप्ति दी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बताइए FNO से क्या संकेत मिल रहे हैं? एक्सपायरी कहाँ होगी, कुछ पता चल पा रहा है अभी डेटा में? बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, खासतौर से बैंक निफ्टी में। आप देखिए हर रोज प्रीमियम में इतना जबरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि आप देखिए शुक्रवार को बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ कैश में, और फ्यूचर्स में मतलब अच्छी खासी 66 पॉइंट से प्रीमियम घटकर सीधा 3 पॉइंट रह गए। यानी कि फ्यूचर्स में कोई बेचकर जा रहा है, कैश में खरीदारी हो रही है। निफ्टी में देखिए आप प्रीमियम 26 पॉइंट से घटकर 7 पॉइंट, अचानक से एक दिन में प्रीमियम घट गई। अच्छा, निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट घटा है 8 लाख 9 लाख शेयरों से, बैंक निफ्टी में 30,000 शेयरों से। तो शुक्रवार को ऐसा लगा कि वीकेंड के पहले तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े नर्वस थे, पोजीशन रखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब उन्हें डर फ्रांस का था या कहीं और कहीं कुछ बुरी खबर ना आ जाए, उस लिहाज से शॉर्टिंग हुई है। और आज मैंने प्राइवेट बैंक्स अगर खरीदारी करने के लिए चुने हैं, तो उसकी वजह है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट बैंक्स में शॉर्ट करके गए लोग हेजिंग करने के लिहाज से, तो एक संभावना बनती है कि आज शॉर्ट कवरिंग वहां से आती हुई नजर आए। तो एक बैंक निफ्टी का
आज का मैं एक्शन देखना चाहूंगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि प्रीमियम बढ़नी चाहिए, सिर्फ 3 पॉइंट की प्रीमियम है तो प्रीमियम उतनी कम नहीं रहेगी, बैंक निफ्टी में प्रीमियम बढ़ेगी। कैश में भले आपको बैंक निफ्टी में तेजी न दिखे, लेकिन फ्यूचर्स में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखेगा, पहली बात ये। दूसरा ये कि 9000 पर अभी भी बड़ा 9100 पर अभी भी पुट में बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, वो है 51 लाख शेयरों का, और 9200 पर कॉल्स में है 65 लाख शेयरों का। तो इस 100 पॉइंट की रेंज के बाहर बंद होना बहुत जरूरी है। ये बंद होने से ही एक आपको 100 पॉइंट का एडिशनल डायरेक्शन मूव मिलेगा, यानी कि आप 9100 के नीचे बंद हुए तो 9000 तक की रिस्क खुलती है, और 9200 के ऊपर बंद हुए तो एक्सपायरी के पहले 9300 आ सकता है। इसलिए आपके जो सवाल का जवाब है कि एक्सपायरी कहां होगी, इसका जवाब नहीं मिल रहा जब तक कि इस 100 पॉइंट की रेंज में है। ठीक बात है, इस 100 पॉइंट की रेंज के बाहर ही, अदरवाइज हो सकता है फॉर ए चेंज। जनरली एक्सपायरी के हफ्ते में होना ये नहीं चाहिए कि 100 पॉइंट की रेंज में अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो उसी में बनाने निकल जाते हैं बाहर, अगर ना निकले तो फिर हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद आपको एक शांत एक्सपायरी होती हुई दिखे 100 पॉइंट की रेंज में, तो वो देखना होगा। कुल मिलाकर एक बात साफ है, अभी तक वेट एंड वॉच वाला माहौल है, बाजार एकदम बैलेंस्ड है, पोजीशन तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी कम किए, मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी थक रहे हैं, तो आराम से देखें, वेट एंड वॉच करें। और इस बाजार को फिर ट्रेड करने का एक सिंपल और सही तरीका यही है, आप निफ्टी में बहुत ज्यादा आसानी से ट्रेड नहीं ले पाएंगे अनलेस कि आप एक काउंटर ट्रेड लें, रेंज के ऊपरी स्तर पर आए तो शॉर्ट करें, नीचे आए तो लॉन्ग करें, या फिर बैंक निफ्टी पर अपने अहम लेवल का इंतजार करें जो कि 21400 21450 की रेंज में, वहां पर खरीदें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा तरीका सिंपल है, निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार छोड़ दें, जब तक यहां बड़ी तेजी या बड़ी मंदी ना हो, घबराएं नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, सेक्टोरल रोटेशन होगा और वो आज भी रहने की आप पूरी उम्मीद करके चल सकते हैं। चलिए, तो मुझे दूसरी रणनीति आपने बताई ना, मैं तो उसके साथ ही जाऊंगा। ये जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं बड़ी उछाल दिखा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आप सही स्टॉक आइडेंटिफाई कर लीजिए और अच्छे पैसे बन रहे हैं आजकल हर रोज ट्रेडर्स के। सीएनबीसी आवाज देखते रहिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको पहले बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है निफ्टी पर, और उसके बाद वो कौन से कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जो कमाल दिखाने वाले हैं। जी हाँ, टॉप 5 स्टॉक्स हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बताते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय, और आपकी राय देखिए आ गई है सामने। मुदित गोयल कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 9090 का स्टॉप लॉस, 9170 का टारगेट। ओके, और यहाँ पर बिकवाली की राय है प्रकाश गाबा की 9150 यानी कि शुक्रवार के हाइज पर लगाइएगा स्टॉप लॉस, शॉर्ट करें 9050 तक के टारगेट के लिए। लेकिन मानक चोपड़ा देखिए बुलिश है, 9210 तक के टारगेट की बात कर रहे हैं, 9100 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। राय जय ठक्कर की भी खरीदारी की 9070 का है उनका स्टॉप लॉस, 9180 के लक्ष्य के लिए। और हेमंत कपाड़िया भी उनके साथ है, वो भी कह रहे हैं तेजी में ही पैसा बनेगा, 9090 का स्टॉप लॉस रखिए, 9150 का टारगेट। तो 5 में से एक एक्सपर्ट है बेरिश, बाकी सब बुलिश। रेंज बेहद साफ है, 9050 से लेकर 9100, ये 50 पॉइंट की रेंज है। निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 9150 से 9200 की रेंज में आएगी मुनाफा वसूली, ये मानना है हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट का, लेकिन 5 में से 4 एक्सपर्ट है निफ्टी पर बुलिश। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखा सकते हैं, आइए देखते हैं 5 का 5। सरकार जीएसटी को लागू करने के लिए बड़े एक्शन में आती हुई दिख रही है, और इसका फायदा मिलेगा सरकारी कंपनी आईटीआई को। और ये खबर आती दिख रही है कि 1 मई से जीएसटी का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। आईटीआई को जीएसटी के लिए पोर्टल जो बनाया गया उसका ट्रायल रन करने के लिए, और साथ ही उसका सिस्टम अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये तो आईटीआई के शेयर पर रखिएगा नजर, साथ ही टीसीएस और इन्फोसिस पर भी नजर रखिएगा। जिस तरह से हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ये जो तमाम कंपनियां हैं वो लॉटरी सिस्टम को तोड़ मरोड़ रही हैं, काफी सारी अर्जियां दे देती हैं, जिसके चलते इनके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है H1B वीजा हासिल करने की, और इससे ट्रंप प्रशासन नाराज है, कुछ बड़े कदम उठा सकता है। तो आज ये स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं। इंडियन एक्रिलिक और पशुपति एक्रिलोन, ये 2 कंपनियां इन पर रखी नजर, और 5 अलग अलग देशों से आयात किए जाने वाले कुछ फाइबर्स पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। कुछ कंपनियां इसकी मांग की थी और सरकार को लग रहा है कि इसके पर्याप्त सबूत है कि इन देशों से एंटी डंपिंग ड्यूटी की जा रही है, और अगर ऐसा होता तो इन कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की बात होगी। इसके साथ ही मनाली पेट्रो एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिए। यहां पर थाईलैंड से आयात किए जाने वाले एक केमिकल जिसका इस्तेमाल होता है फोम बनाने में,
उस पर ड्यूटी लगा दी गई है। $135 प्रति टन की हिसाब से 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई। तो मनाली पेट्रो में आज एक्शन दिखने वाला है। ऑलराइट, और फोर्टिस हेल्थकेयर के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए, एसआरएल में हिस्सेदारी खरीदने की रेस में केकेआर भी शामिल हो चुका है। बड़ी डील है और इसका ऐलान जल्द हो सकता है, ये खबरें आती हुई। और इस शेयर ने भी अच्छी तेजी दिखाई है, 200 के ऊपर निकला है, 52 के स्तर के आसपास पहुंचता हुआ। तो इस पर रहेगी नजर। और एक और बड़ा झटका डीवीज लैब के लिए। यूएस एफडीए की तरफ से फाइनली वाइजैक यूनिट के लिए एक वार्निंग लेटर आ गया है यूनिट 2 को लेकर। और जो इंस्पेक्शन यूएस एफडीए ने किया था उसमें अब उन्होंने चेतावनी दी है और ये वाकई में इस स्टॉक के लिए नेगेटिव। तो स्टॉक पर साफ तौर पर दबाव दिखेगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो निश्चित समय में यूएस एफडीए के इन तमाम आरोपों का और आपत्तियों का जवाब देंगे, लेकिन वार्निंग लेटर आना ये बाजार को अंदाजा नहीं था। तो ऐसे में डीवीज लैब आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले साहब और अब अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में इस वक्त। अविनाश जी, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। पहले सीधे बताएं, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स है? आप तो जनरली खरीदारी की राय देते हैं, शॉर्ट की होती नहीं। तो शॉर्ट वाले भी हैं या सब तेजी वाले हैं? नहीं, मैं तो खरीदने की राय दूंगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है। तो पहला शेयर हमको जो पसंद है वो ऑयल एंड गैस स्पेस में महानगर गैस है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ और जिस प्रकार की प्राइसिंग पावर इनके पास है, महानगर गैस डेफिनेटली खरीदना चाहिए। दूसरा स्टॉक मारुति रहेगा। मारुति के नतीजे कल है, हमको लग रहा है कि नतीजे काफी अच्छे आने चाहिए, प्लस ओवरऑल FY18 का भी आउटलुक अच्छा रहेगा। तो ये भी स्टॉक डेफिनेटली फ्रंटलाइन स्पेस पे खरीदना चाहिए। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमको दोनों कंपनीज पसंद है। पहला कंपनी दीवान हाउसिंग रहेगी और दूसरी इंडिया बुल्स हाउसिंग। इंडिया बुल्स हाउसिंग के आज नतीजे हमको लग रहा है कि बहुत लोन बुक फ्रंट पे, एसेट क्वालिटी फ्रंट पे और ओवरऑल प्रॉफिट फ्रंट पे काफी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद रहेगी। और दीवान हाउसिंग में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है, उनकी इंश्योरेंस बिजनेस को लेके हाउसिंग सब्सिडी है उनकी, जो वो डाइवर्स करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबर्स एज वेल एज जो वैल्यू अनलॉकिंग के ट्रिगर्स है वो प्ले आउट हो गए। तो ये दोनों कंपनीज पे नजर रखें। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग जिसके नतीजे आज हैं, मारुति जिसके नतीजे कल हैं, महानगर गैस जो इस हफ्ते एफएनओ में, इस हफ्ते के बाद यानी अगली सीरीज से एफएनओ में शामिल होने वाला है एनएससी के, इन तमाम शेयरों पर नजर होनी चाहिए आपकी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वागले साहब के अभी 2 ट्रेडिंग आइडियाज बचे हैं। एक उन्होंने कहा है कि पेयर ट्रेड बताएंगे, वो भी उनसे पूछेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अर्निंग सीजन चल रहा है और काफी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद पेश किए। उसमें से एक दिग्गज कंपनी एसीसी के नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, आइए सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए। 3 तिमाहियों बाद वॉल्यूम ग्रोथ की एक्चुअली ग्रोथ हुई है और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था इस बार एसीसी के अर्निंग्स में। सारे ही कंसेंसस एस्टिमेट्स को इन्होंने बीट किया है। हालांकि अभी भी बहुत लंबी तेजी नहीं बन सकती है। 2 बड़े ब्रोकरेजेस मैक्वायरी और सीएलएस से दोनों ये बात मान के चल रहे हैं। न्यूट्रल का कॉल मैक्वायरी ने दिया है। 1400 रुपए का इनका लक्ष्य है, 95 रुपए करंट मार्केट प्राइस से और ये नीचे का इनका लक्ष्य है। फिलहाल इन्होंने अपने टारगेट प्राइस और किसी भी तरह के फोरकास्ट में चेंज नहीं किया है। वो कह रहे हैं कंपनी बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है और बहुत लिमिटेड अपसाइड है पॉजिटिव अर्निंग्स का भी। सीएलएस से भी बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 1300 रुपए का मेंटेन है, यानी कोई भी बदलाव ये नहीं कर रहे हैं। 13% का डाउनसाइड ये देख रहे हैं। सीमेंट की रियलाइजेशन बहुत ज्यादा स्टीपली डिक्लाइन किए हैं, यानी गिरावट आई है। अच्छा, आपके नियति माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त करते हैं। बहरहाल ये 2 रिपोर्ट्स तो नियति ने बता दी। अनिल, आज ये कैसा खुलेगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए एसीसी को? उसके बाद हम बताएंगे कि अल्ट्राटेक के नंबर्स कैसे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से शॉर्ट्स बने हैं नतीजे से पहले शुक्रवार को, और लोगों को ये लग रहा था कि नतीजे खराब होंगे, वैसे कुछ खराब है नहीं। तो होगा ये कि एक बार तो मजबूत खुलेगा स्टॉक और शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपरी स्टॉक से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, सीमेंट सेक्टर बाय ऑन डिप्स हो चुका है। सीमेंट सेक्टर में मंदी नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे तेजी हो तो करें,
न कर सकते तो मंदी ना करें। ये बहुत क्लियर कट है। तो मुझे लगता है एसीसी नीचे नहीं खुलना चाहिए, एसीसी ऊपर खुलना चाहिए। चलिए, तो एसीसी इसकी ओपनिंग पर आज हमारी नजर रहने वाली है। अच्छा, अल्ट्राटेक के नतीजे आ जाने वाले हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग के नतीजे आ जाने वाले हैं। सोनम हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोनम के पास चलते हैं और जानते हैं दोनों ही कंपनियां किस तरह के नंबर्स पेश करेंगी। सोनम बताइए। शुरुआत इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ करते हैं। नतीजे मजबूत रहेंगे, जो ग्रोथ है वो मजबूत बना रहेगा। एनआई में 27% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 18% का जंप देखने मिल सकता है। लोन ग्रोथ मजबूत रहेगा, 25 से 30% की बढ़ोतरी का अनुमान है साल दर साल यहाँ पे, जहाँ पे मदद रिटेल होम लोन से ही आती हुई दिखाई देगी। पिछले साल की इसी तिमाही में आंकड़े इस लोन ग्रोथ में 30% की बढ़ोतरी देखने मिली थी। एसेट क्वालिटी बेहद ही स्टेबल रहेगी, यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत का अनुमान नहीं है। पिछले तिमाही में ग्रॉस एनपीए लेवल 0.85% पे थे, माना जा रहा है ये आंकड़ा इसी के आसपास ही रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट के आंकड़े कमजोर रहेंगे। स्टैंड लोन अनुमान के मुताबिक मुनाफे में 10% की गिरावट, तो आय में लगभग 2% की गिरावट का अनुमान है। मार्जिन 18% पर आ सकते हैं पिछले साल के 20.8% के मुकाबले। पिछले साल की यही तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम से 15% की साल दर साल बढ़ोतरी आई थी। इस बार वॉल्यूम्स में 1.5% की गिरावट आई है और यही से दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। रियलाइजेशन बेहद ही स्टेबल रहेंगे, जहां पर मार्च महीने में तो जरूर एक रिकवरी आई, लेकिन जनवरी और फरवरी का महीना कमजोर रहा और यही से दबाव बना है। मार्जिन बेहद ही कमजोर रहेंगे, 18% पे मार्जिन आ सकते हैं पिछले साल के 20.8% के मुकाबले, क्योंकि पेट कोट के दाम बढ़े हैं और यही से दबाव बना है। ओके, तो अल्ट्राटेक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इन कंपनियों के नंबर्स पे आज नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ये नंबर्स हैं जो आज बड़े हैं और एक्शन वाले भी, लेकिन इनके अलावा एक्शन उन तमाम शेयरों पर रहेगा जहां एफआईएस की और रिपोर्ट्स आई हैं। नीति हमारे साथ है, नीति से पूछ लेते हैं। बताइए नीति, किन शेयरों पर रिपोर्ट्स हैं आज? बड़े अपग्रेड आए हैं एचडीएफसी बैंक पर, और जिस तरह से अच्छे नतीजे उन्होंने पेश किए हैं, स्टेबल इनके एनपीएस थे और ये ब्रोकरेजेस को काफी पसंद आ रहा है। सारे के सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस 150 रुपए या 200 रुपए से बढ़ाए हैं और 390, 370 रुपए तक की भी टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 1800 रुपए का है। क्रेडिट स्विस ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, निवेश करने की सलाह ये दे रहे हैं। 1460 का इनका लक्ष्य था, सीधे इन्होंने बढ़ा करके 1830 रुपए का कर दिया है। 370 रुपए इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है और ये 22% का अपसाइड देख रहे हैं। डिजिटाइजेशन का इनको पूरा फायदा मिलेगा, ये एक लीड लेते हुए नजर आएंगे बाकी सारे बैंकों में और इनकी एसेट क्वालिटी और भी सुधरने की उम्मीद है। 1830 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में। आपको याद दिला दूं कि शुक्रवार को भी इसमें काफी तेजी हुई थी, इसके बावजूद ब्रोकरेजेस 22% तक का अपसाइड दिख रहे हैं अगले 12 महीने के दौरान। दिलीप बिल्डकॉन पर आज एक इनिशिएट किया है कवरेज, नोमुरा ने निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 587 का है, जो कि मौजूदा भाव से 43% अपसाइड का ये पोटेंशियल देख रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनको बहुत अच्छी कंपनी लग रही है। 40% ईपीएस सीएजीआर अगले 2 साल में ये देख रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल में 31,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल सकते हैं और ये 22% का रेवेन्यू क्लॉक कर सकते हैं। 40% का जो मुनाफा है वो इनको क्लॉक हो सकता है, दर्ज करा सकते हैं अगले 2 साल में। निवेश करके चलिए। दिलीप बिल्डकॉन में आज इनिशिएट किया है कवरेज, नोमुरा ने 587 के लक्ष्य के लिए आपको अगले 12 महीने में ये लक्ष्य आपको दिख सकते हैं। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस है दिलीप बिल्डकॉन का 410 का, 587 का टारगेट नमूरा का, तो इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एचडीएफसी बैंक पर जिस तरह से बड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं, काफी एक्शन तो शुक्रवार को देखने को मिला, लेकिन कुछ एक्शन आज भी देखने को मिलेगा। बागले साहब, एचडीएफसी बैंक पर अपना व्यू बताइए। और आप कह रहे थे एक पेयर ट्रेड लेना है आपको, तो एचडीएफसी बैंक अगर तेजी करेंगे तो किसके साथ शॉर्ट करेंगे इसे? हेमंत, एचडीएफसी बैंक का पैटर्न आई थिंक फ्राइडे को रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो मूव आई, ये संकेत है कि ये मूव कंटिन्यू होगी। तो मुझे लगता है ये 1600 के ऊपर जाएगा अगले कुछ दिनों में। और एक्सिस और आईसीआईसीआई दोनों मुझे वीक लगता है, आप कोई भी चूज करें, मैं आईसीआईसीआई चूज करूंगा। तो ये एचडीएफसी बैंक बाय करे, एक्सिस या आईसीआईसीआई बेचे। तो एचडीएफसी बाय आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट पेयर ट्रेड आपके लिए बन सकता है इन स्टॉक्स में। और जहां पर एक्शन साफ तौर पर आज रिपोर्ट्स के दम पर भी दिखने वाला है। तो अविनाश क्या कहेंगे, प्राइवेट बैंक में बेस्ट अब एचडीएफसी बैंक की है इन सबको देखते हुए, और आईसीआईसीआई बैंक से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं करनी चाहिए?
नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का प्रोविजनिंग नंबर हमने येस बैंक में देखा था, शायद ऐसा ही नंबर बड़ा नंबर आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिले। तो एचडीएफसी बैंक का डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफी कमेंडेबल है एसेट क्वालिटी फ्रंट पे। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे उम्मीद थी कि थोड़ा सा स्टैग्नेट होगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत नंबर्स काफी अच्छे आ गए। और जिस प्रकार की कमेंट्री है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली 1600-1650 का लेवल अगर कोई खरीदना चाहता है इवन फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली वीक रहेगा मेरे ख्याल से, आज ट्रेंड वीक रहना चाहिए और नतीजे शायद प्रोविजनिंग नंबर के कारण आपको बाद में बिकवाली भी देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये बेहतरीन पेयर ट्रेड। और देखिए, जिस दिन से येस बैंक ने प्रोविजनिंग करी अल्ट्राटेक की वजह से जेपी एसोसिएट्स की, उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे एक और खास मेहमान एफएनओ पर बात करने के लिए गौरव बिस्सा जी जुड़ चुके हैं। गौरव भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो दायरा है निफ्टी का वो भी वही सेम ही है, 9050 से 9200 के बीच में। तो अगर थोड़ी गिरावट अगर आती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं अराउंड 9100, जो मुझे लगता है पॉसिबल है। 9070 का स्टॉप लॉस होगा, 9200 से 9220 के ऊपर लक्ष्य हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी का भी सेम ही है, अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 बार इसने बाउंस बैक लिया है 21400 से। तो अगर 21450, 21475 अगर आता है तो बाय कर सकते हैं। 21750 का इसमें लक्ष्य होगा और 21325 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। तो ये है निफ्टी पर राय और बैंक निफ्टी पर, दोनों में करें खरीदारी। लेकिन स्टॉक्स कौन से खरीदें ये बताएंगे गौरव और ये बताएंगे मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। लखनऊ स्टूडियो से बने रहिए हमारे साथ दोनों की बेहतरीन पिक्स के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ संदीप वागले, अविनाश गोरक्षकर और गौरव बिस्सा, और साथ ही अब जुड़ गए लखनऊ से मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी। आप सबका स्वागत है। मानस, शुरुआत आपके साथ की जाए, बताइए अपने बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। देखिए, मेरा क्योंकि व्यू थोड़ा सा बेरिश है, मैं थोड़ा कॉशियस हूँ हायर लेवल पे, इसलिए 2 बिकवाली के ट्रेड रहेंगे और 1 खरीदारी का ट्रेड रहेगा। बिकवाली का ट्रेड एक्सिस बैंक पे रहेगा, जहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उस नेकलाइन के क्लोज ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक्सिस बैंक क्लोज हुआ था। पैटर्न बेरिश है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नेकलाइन ब्रेक होगी और शायद हमें गिरावट यहां पर बढ़ते हुए दिखेगी। तो 465 के टारगेट सेट करें, एक सेल कॉल लें, 498 के टारगेट सेट स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, जहां पर यहां पर भी अगर आप देखिए तो काफी समय से 1100 रुपए के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट सेशन में हमने हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखा है। यहां पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन करीब 1040 के आसपास है। पैटर्न को देख के लगता है कि ये नेकलाइन ब्रेक होगा, करेक्शन और डीप होगा। तो 1010 के टारगेट सेट करें, एक सेल कॉल ले, 1076 के स्टॉप लॉस लगाएं। एक लॉन्ग कॉल रहेगा वो है साउथ इंडियन बैंक पे, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियर हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे थे। करीब 23 रुपए के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट लास्ट सेशन में ये रेजिस्टेंस बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुए। तो ये एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट केस है जिसमें आपको कम से कम 26 रुपए तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, 22 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। साउथ इंडियन बैंक पर नजर रखिए, तेजी की साइड। अच्छा अनिल, आज सुबह 7 बजे किरण यादव हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे जो कह रहे थे कि उनको साउथ इंडियन बैंक पसंद है, तो उनको जीएमआर इंफ्रा भी पसंद था, जो कि वागले साहब की आज लिस्ट में शामिल है। जीएमआर इंफ्रा बताइए कितना ऊपर जा सकता है? हेमंत, क्लियर ब्रेकआउट है। 16 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 2250। 3 से 4 दिन का व्यू है, एक हफ्ते 2 हफ्ते में ये और भी ज्यादा जा सकता है। ये 16 रुपए के ऊपर मिला है ब्रेकआउट और जीएमआर इंफ्रा यहां से बताएगा तेजी। लेकिन वायदा कारोबार में अगर आपको ट्रेड करना हो तो कौन से हैं वो और स्टॉक्स जो आपको आज एक्शन में दिखेंगे? गौरव की लिस्ट देख लेते हैं। बताइए गौरव, तेजी के ट्रेड्स हैं या मंदी के? ये दोनों के हैं। तेजी में मैं कावेरी सीड्स को बाय करने की सलाह दूंगा। उसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और एक अच्छे क्लोजिंग भी दी है, 560 565। ये अगर आप देखेंगे काफी अरसे से इसको पार नहीं कर पा था, उसके नीचे बार बार अनवाइंडिंग हो रही थी। इस बार उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब पॉसिबिलिटी है कि 595 के लेवल ही 2 या 3 दिनों में आपको देखने मिल सकते हैं। तो 560 के छोटे स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा है पीएफसी, इसमें अगर आप देखेंगे 155 के पुट ऑप्शन में काफी कॉन्सेंट्रेशन है, वहीं से बार बार बाउंस बैक भी आ रहा है, थोड़े बहुत लॉन्ग्स बनना शुरू हो चुके हैं। ऊपर में बहुत बड़ी
अपसेट तो नहीं, लेकिन एक पुल बैक रैली आपको 162 से 164 के लिए देखने मिल सकती है। तो 155.25 के स्टॉप लॉस आप ये बाय कर सकते हैं। और वीक में एक बायोकॉन वीक लग रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी आया है और यहाँ थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह बनना शुरू हो चुके हैं। अग्रेसिव तो नहीं हुए लेकिन शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं। एक बार ये 1060 के लेवल टेस्ट कर सकता है। 1110 के स्टॉप लॉस से आप इसको बेच सकते हैं। और ऑप्शंस के जरिए अगर किसको प्ले करना है तो GMR इंफ्रा मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, काफी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। और अगर आप करंट सीरीज का देखेंगे 17.5 के कॉल ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। और मे सीरीज में अगर आप देखेंगे तो वो भी तकरीबन 17.5 में काफी अधिक कॉन्सेंट्रेशन है पुट ऑप्शन वगैरह में। तो अब ये लग रहा है कि एक 20 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो मे सीरीज के आप 20 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ₹2 का ऊपर का इसमें लक्ष्य होगा और 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए तो GMR इंफ्रा यहाँ पर सभी बुलिश हैं। कॉल खरीदने के बाद गौरव कह रहे हैं, संदीप आगले कह रहे हैं कि तेजी कर लीजिए। सुबह किरण यादव पुणे से जुड़े थे मॉर्निंग कॉल में, वो कह रहे थे तेजी करिए। तो GMR इंफ्रा ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर सब लोग तेजी करने की बात कह रहे हैं। आज के दिन इस पर रखिएगा नजर। लेकिन दो सेक्टर जो अनिल भी कह रहे थे आज कमजोर रह सकते हैं। एक तो IT, जहां पर ट्रंप साहब ने फिर से चिंताएं जता दी हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं वो लॉटरी सिस्टम को तोड़ मरोड़ती हैं, ज्यादा लॉटरी खरीद लेती हैं बहुत सारी, तो फिर ज्यादा इनकी टिकट लगने का चांस रहता है। बताइए कितना गिर सकते हैं? काफी तो गिर चुके हैं। ये एक्चुअली है ना, बढ़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। और जो स्टॉक तेजी के मार्केट में आपको बढ़ने का कोई संकेत नहीं दे रहा हो, उसे आप क्यों खरीदेंगे? ठीक बात। हाँ, हो सकता है फंड मैनेजर खरीदें क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें तो आज पैसा न बने, 3 महीने बाद बने, 6 महीने बाद बने, 2 साल में बने, उन्हें चलेगा। तो उनके लिए वैल्यूएशन आकर्षक हो सकते हैं कि चलिए इन्फोसिस, TCS ऐसे वैल्यूएशन पर ट्रेड करें कि यहाँ से खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको यहाँ खरीदने को कुछ नहीं है। इसके विपरीत मैं कहूंगा कि जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट, और अभी तक एक भी स्टेटमेंट ऐसा कोई आया नहीं जिसमें ट्रंप साहब या उनके अधिकारी किसी इस बात की ओर संकेत दे कि वो नरम पड़ने के मूड में है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, इन कंपनियों की मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म होने वाली हैं, उसके ऊपर रिजल्ट हमने देख लिए हैं। ठीक बात है। तो क्यों खरीदना है? मेरे ख्याल से है, निकलने के बारे में सोचें। IT शेयरों में भी खरीदने का वक्त आएगा और आएगा तब हम बताएंगे। बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा और इंतजार करें, बेहतर लेवल पर मिले तब खरीदिएगा, अभी जल्दबाजी ना करिए। एक और सेक्टर है फार्मा सेक्टर। देखिए, अब मोदी जी ने तो मन बना लिया है कि डॉक्टर लोगों को जेनरिक दवाएं लिखनी होंगी वरना कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। तो डॉक्टर्स को तो ये शो देख रहे हैं उनके लिए खबर भी है एक तरह से। लेकिन शेयरों पर कितना दबाव देखने को मिलेगा? अविनाश जी बताइए। CLSA कह रहा है कि सिप्ला, टोरेंट फार्मा, कैडिला, सन के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। आपको कैसी लगी ये खबर? मुझे लग रहा है कि क्लियरली आई थिंक इसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे कितना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट है, इसका इम्पैक्ट FY18 के नंबर्स पे मटीरियली कितना होता है देखना पड़ेगा। बट अगर ये सही मायने में एग्रेसिवली गवर्नमेंट परस्यू करती है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिवर्किंग इन कंपनीज को अपनी स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से इसमें शायद सन फार्मा को दिक्कतें ज्यादा है तो वहां पे और थोड़ा तकलीफ कंपनी को देखने को मिले। मेरे ख्याल से आई थिंक लुपिन, कैडिला, टोरेंट फार्मा, इन कंपनीज में मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। बट सन फार्मा पॉसिबली इस न्यूज के कारण हो सकता है कि थोड़ा दबाव आज और देखने को मिले। अच्छा, एक डिवीज लैब के लिए खबर भी खराब आई है, ये बताइए। डिवीज लैब तो लगातार दिक्कतों के घेरे में है, ये आज क्या और करेक्ट हो सकता है? होगा, 100% होगा। और एक और जो आप ये डॉक्टर वाली बात, हाँ वो उसमें एक आराम हो जाएगा। थोड़े आधे डॉक्टर हम लोग भी बन जाएंगे एक्चुअली। जेनरिक दवाओं के नाम याद रखना इजी है। क्यों अब तो बने हो ना, वो टीवी पे आते हैं ना, वो मुन्ना भाई MBBS टाइप वाला डॉक्टर है, एक्चुअल डिग्री वाला नहीं है। लेकिन अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ तो भी फाइनेंशियल पेशेंट्स वाला उनका डॉक्टर हूँ एक्चुअली। इसमें ये बड़ा फायदा होगा एक्चुअली। उन्हें सीरियस नोट की फिर आपको भी पता है कि कब किस वक्त कौन सी दवा लेनी, नहीं तो अभी ये पता नहीं होता कि किस दवा का क्या काम है क्या नहीं। तो जेनरिक वाला ये आइडिया बहुत जबरदस्त है और दवाएं 5-10% प्राइस पे आराम से मिलेगी। कई देश में वो लोग हैं जो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस लिहाज से सरकार का जो फैसला है नहीं, अगर हम कर भी सकते तो क्यों महंगी खरीदें? ठीक बात है, सही बात है। तो ये जेनरिक दवा वाला फैसला बहुत ही बढ़िया फैसला है जो सरकार ले रही है, आम जनता के हित में है। थोड़ी फार्मा कंपनियों को चोट पहुंचेगी। और डीवीज के एक बार फिर चार्ट पर बात कर लेते हैं। बताइए चार्ट कैसा लगता है, कितना कमजोर लगता है चार्ट? डीवीज के लिए खराब खबरें हैं। ये जो है ना, ये न्यूज जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड थी कि वाइजेक के प्लांट को लेकर ये इस तरह का वार्निंग लेटर इतना जल्दी आ जाएगा। क्योंकि लग ये रहा था कि कहीं न कहीं कंपनी कोशिश करेगी कि उन्हें सेटिस्फाई करें वार्निंग लेटर देने के पहले, लेकिन ये आना
ठीक नहीं। और दूसरी बात है कि काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है स्टॉक में। मेरे ख्याल से वाले साहब ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। जब वार्निंग लेटर के बाद आपको बता दूं इम्पोर्ट अलर्ट आता है जनरली, तो वो अब बाजार और डर हो गया है कि वार्निंग लेटर बढ़ जाती है। हाँ, तो इम्पोर्ट अलर्ट की संभावना बढ़ जाती है, यानी यहाँ से कोई दवा भारत से विदेश में एक्सपोर्ट नहीं होगी, खासतौर पर यूएस में एक्सपोर्ट नहीं होगी। बताइए कैसे लगते हैं चार्ट? हेमंत, 600 के लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ देता है तो बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम 10 से 15% तक की डाउनसाइड मुझे दिखाई देती है। ठीक बात है। तो 600 के नीचे 15% मतलब ऑलमोस्ट 550 के भी नीचे 500-520 के आसपास आना चाहिए, और ये बहुत जल्द आ सकता है, मतलब कुछ ट्रेडिंग सेशन परफेक्ट लेवल है, वहीं पे खरीदना चाहिए। तो जो लोग मिस कर गए थे, कहते डीबीज लैब तो हमारे हाथ से छूट गया है, 4 डिजिट में पहुंच गया, देखिए 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया, 3 डिजिट से और नीचे आने की तैयारी कर रहा है। तो अच्छी कंपनी है, दिक्कत में है, कहां खरीदें? तो वागले साहब ने आपको बता दिया 550 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। अभी यहां और करेक्शन बाकी है, लेकिन ब्रेक लेने का वक्त है, और ब्रेक के बाद भी हमारे चारों ही एक्सपर्ट संदीप वागले साहब, अविनाश गुरश्कर जी, मानस जायसवाल साहब और गौरव बिस्सा जी जुड़े हुए रहेंगे। उनसे हम जानेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जीएसटी पर क्या है, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। देखिए डाउ फ्यूचर्स 140 पॉइंट ऊपर, आज अमेरिका के मार्केट्स की शुरुआत होने वाली है, तो फ्रांस की जो अनिश्चितता है वो थोड़ी सी ठंडे बस्ते में जाती हुई, और यूएस में बुधवार को बड़े टैक्स रिफॉर्म्स का ऐलान करेगा ट्रंप सरकार। इस खबर के चलते देखिए डाउ फ्यूचर्स में क्या तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन एशियाई बाजार ठंडे कारोबार कर रहे हैं फिलहाल। ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स, इवन देखिए शंघाई, हांगकांग के बाजार लाल निशान में आते हुए, तो डाउ फ्यूचर्स अलग दिशा में चलते हुए और हांगकांग के मार्केट्स और एशियाई बाजार थोड़ी सी अलग दिशा में चलते हुए। ये भी हो सकता है कि टैक्स रिफॉर्म्स अमेरिका की लोकल खबर है। ठीक बात है। तो अमेरिकी बाजारों के लिए जो बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं कि दुनिया भर के बाजारों के लिए अच्छा हो। तो टैक्स रिफॉर्म्स होगा तो अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा और अमेरिका के लिए अच्छा होगा। हो सकता है एशिया का रिएक्शन कुछ वो और कुछ नॉर्थ कोरिया के बयान, ये दोनों मिलाकर इसलिए ठंडा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज मिले जुले संकेत हैं दुनिया भर के बाजारों से, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स की बात हुई। देखिए देश में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो होने वाला है वो 1 जुलाई से जीएसटी होने वाला है। जी हाँ, जीएसटी लागू करने की तरफ सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 1 मई से यानी अगले हफ्ते से जीएसटी पोर्टल का ट्रायल रन शुरू किया जाएगा, और सरकारी कंपनी आईटीआई को ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और पूरी डिटेल्स क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की। बताइए लक्ष्मण। मुझे भी यही लगता है, शायद यही वजह है कि जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक 1 मई से जीएसटी पोर्टल का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। यानी जीएसटी पोर्टल का जो बीटा वर्जन है उसे इस्तेमाल करने की छूट कुछ हजार कारोबारियों को दी जाएगी। ये वो कारोबारी होंगे जिन्होंने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिया है और जिनके नाम की सिफारिश क्षेत्र के जो कमिश्नर है वो करेंगे, और फिर इन कारोबारियों के अनुभव के आधार पर जरूरी हुआ तो जीएसटी पोर्टल को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। और साथ ही साथ जीएसटी सपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है और इसमें निजी कंपनियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस तरह एक बड़ी कंपनी है इन्फोसिस की सब्सिडियरी कंपनी इन्फोर, वो इन्फोर एलन और इन्फोर आयन का लेटेस्ट वर्जन शुरू कर दिया है, और इसके लिए खास बात यह है कि सरकारी कंपनी आईटीआई को इस बात का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप इन दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का लेटेस्ट वर्जन जो है जो कारोबारी जीएसटी पोर्टल का सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उनमें वो लगाइए। तो एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ निजी कंपनियां कोशिश कर रही है ताकि 1 जुलाई से अगर जीएसटी लागू किया जाता है तो जीएसटी लागू करने में कोई दिक्कत ना हो, और जीएसटी पोर्टल का ढांचा इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि एक बार में 80 लाख कारोबारी जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है कि हर मुमकिन कोशिश इस बात की है कि 1 जुलाई से जीएसटी को लागू कर दिया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण इस बड़ी खबर के लिए। इस पर लेंगे हम हमारे एक्सपर्ट से राय, आईटीआई पर कितनी तेजी बन सकती है आज के सेशन में फिर से। लेकिन आज के सेशन का बाकी एक्शन भी आपके सामने आने वाला है। इस छोटे से ब्रेक के बाद रुपए की ओपनिंग, प्री ओपनिंग सेशन, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से हमारे चारों एक्सपर्ट तैयार है कमर कस के आपकी मदद करने के लिए। ट्रेडिंग और निवेश के तमाम मौके, पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।